दोस्तों, आज की कहानी उस छोटे से टूरिस्ट टाउन की है जहां एक पिता अपनी लापता बेटी को खोजने आया था। उसकी बेटी और कुछ दोस्त घने और खतरनाक जंगल में हाइकिंग के लिए गए थे, लेकिन अब उनकी कोई खबर नहीं थी और वे सब गायब हो चुके थे। जैसे जैसे खोज शुरू होती है, सामने आता है कि जंगल के बीच में एक रहस्यमय गांव छुपा हुआ है जहां मास्क पहने लोग अजीब रीतियां निभाते हैं और हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत स्कॉट नाम के एक परेशान पिता से होती है जो अपनी लापता बेटी जेनिफर को ढूंढते हुए एक छोटे से टूरिस्ट टाउन में पहुंचा था। जेनिफर और उसके 5 दोस्त कुछ हफ्ते पहले एप्लाचियन ट्रेल पर हाइकिंग के लिए गए थे, एक ऐसा विशाल और घना जंगल जहां लोगों का गुम हो जाना कोई नई बात नहीं थी। खैर, स्कॉट अपनी बेटी से हफ्ते में कई बार बात किया करता था, लेकिन उस सफर के बाद से पूरे 6 हफ्तों से उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। बस आखिरी बार जेनिफर ने उसे इसी टाउन का जिक्र किया था और यही इकलौता सुराग पकड़कर स्कॉट सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा, उम्मीद में कि शायद उसे अपनी बेटी के बारे में कोई खबर मिले। पुलिस चीफ ने बेफिक्री से कहा कि यहाँ कई नौजवान आते जाते रहते हैं और ज्यादातर मामलों में कुछ अजीब नहीं होता, मगर स्कॉट की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने जोर देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। अंत में ऑफिसर ने मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया और स्कॉट से रिपोर्ट पर साइन करवाया। इसके बाद स्कॉट खुद टाउन में घूमने लगा, उन सभी जगहों पर जहां उसकी बेटी गई हो सकती थी, लेकिन हर जगह वही जवाब मिला। किसी ने जेनिफर या उसके दोस्तों को नहीं देखा। गाड़ी चलाते हुए उसने महसूस किया कि टाउन के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वे कुछ छुपा रहे हैं। फिर एक बार में उसकी मुलाकात रोड्स नाम के एक आदमी से हुई। स्कॉट ने उसे पूछा कि क्या उसने जेनिफर और उसके दोस्तों को देखा है। रोड्स ने बताया कि उसने उन्हें कुछ हफ्ते पहले देखा था। उसके मुताबिक वे लोग नॉर्थ की तरफ के खतरनाक ट्रेल में गए होंगे और फिर उसने उसे चेतावनी दी कि शायद वे लोग जंगल में रास्ता भटक गए हैं या फिर उसे भी बुरा, शायद जिंदा ना हो। इसलिए रोड्स ने स्कॉट को उस इलाके में अकेले जाने से रोका, मानो वो किसी अनकही खतरे से उसे बचाना चाहता। अब सीन बदलकर कुछ हफ्ते पहले की है, जहां स्कॉट की बेटी जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड डेरियस और दोस्तों के साथ उसी टाउन की ओर जा रही थी। वही जेनिफर के दोस्त थे एडम और उसकी गर्लफ्रेंड मिली, और दूसरा कपल लुइस और गैरी। कार में सब हंसते मुस्कुराते, गाने बजाते सफर का मजा ले रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ। उन्होंने गाड़ी रोकी और टायर बदलने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घने जंगल की छाया में कोई उनकी हर हरकत को चुपचाप देख रहा था। थोड़ी देर बाद वे लोग रेनवुड टाउन पहुंचे और वहां के एक गेस्ट हाउस में कमरे किराए पर लिए। गेस्ट हाउस की ऑनर मिस एलन, जिन्हें शायद पहले से पता था कि ये सभी एप्लाचियन ट्रेल पर जाने वाले हैं, तो उसने उन्हें एक सख्त चेतावनी दी कि जंगल में सिर्फ निशान वाली ट्रेल पर ही चलें और कभी भी उस रास्ते से बाहर न जाएं। अब सब रात को गेस्ट हाउस के बार में बैठकर पी रहे थे कि तभी रोड्स अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके पास आया। उसने जेनिफर और उसके दोस्तों को एप्लाचियन ट्रेल पर गाइड बनने की पेशकश की, लेकिन जेनिफर का बॉयफ्रेंड डेरियस ने तुरंत मना कर दिया। इस पर रोड्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर उन्हें आगे कभी उसकी मदद चाहिए तो वो यहीं इसी बार में मिल जाएगा। ये सुनकर एडम ने रोड्स को शराबी समझकर उसका मजाक उड़ाया। रोड्स गुस्से में ताना मारते हुए बोला, ऐसे युवा ही दुनिया की परेशानी है जिन्हें मेहनत करना नहीं आता। जेनिफर को यह बात बुरी लगी, उसने भी उसे जवाब दिया। डेरियस क्लीन एनर्जी संगठन का लीडर है, मिली एक डॉक्टर है, एडम वेबसाइट डेवलपर है और बाकी दोस्त न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट चलाते हैं। फिर जेनिफर ने रोड्स से पूछा कि वो खुद क्या करता है। रोड्स कुछ पल चुप रहा और बस इतना कहा, हम फिर मिलेंगे। बाहर से निकलने के बाद उन्होंने देखा कि कोई अजनबी उनकी कार के पास खड़ा था। ये देखकर एडम ने उसकी तरफ बोतल फेंक दी, जिसे अजनबी वहां से भाग गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यही एक छोटी सी गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। बाद में जेनिफर ने अपने पिता स्कॉट को रोज की तरफ फोन किया और फिर रात को वो डेरियस के साथ घपाघप करने लगी, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि किसी की निगाहें अभी भी चुपचाप उनके हर कदम पर लगी हुई थी। सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए बाहर निकली थी, तभी उसे रास्ते में एडिथ और उसकी बेटी रूथी मिली। रूथी जेनिफर को देखकर आरवी की तरफ दौड़ गई और वहीं एडिथ हाथ से बने कुछ ब्रेसलेट बेच रही थी। उनमें से एक ब्रेसलेट कुछ अलग और खास लग रहा था, तो जेनिफर ने वो उसे खरीद लिया। कुछ देर बाद सभी दोस्त एप्लाचियन ट्रेल पर निकल पड़े। वे नॉर्थ की तरफ के खतरनाक और सुनसान रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन जंगल की सुंदरता देखकर सभी खुश थे। रास्ते में डेरियस ने बताया कि वो एक पुराना मिलिट्री फोर्ट ढूंढना चाहता है जो जंगल के अंदर कहीं छिपा हुआ था। जेनिफर ने उसे मना किया और इनकीपर मिस एलन की चेतावनी याद दिलाई कि ट्रेल से बाहर कभी मत जाना, लेकिन डेरियस ने सबको मनाकर उन्हें फोर्ट की ओर जाने के लिए राजी कर लिया। वे लोग नए अज्ञात रास्ते पर चलते रहे और कई घंटे घूमते रहे। डेरियस ने पहले तो कहा कि मंजिल पास है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। उसने सबको कहा कि वे ट्रेल पर वापस लौट जाए और वो खुद ऊपर चढ़ाई करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी अचानक एक भारी आवाज गूंज उठी और अगले ही पल एक बड़ा पेड़ का लॉग उनकी ओर लुढ़कता हुआ है। ये देखकर सब डर के मारे भागने लगे। पेड़ों की जड़ों में फंसते गिरते हुए किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश से गैरी उस पेड़ के नीचे दब गया और वहीं कुचल कर मारा गया। बाकी लोग घायल और डरे हुए थे।
थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोस्त लुइस और गैरी को ढूंढने लगे। उन्हें लुइस दिखा, जो गैरी के लाश को देखकर बेहाल और रो रहा था। गुस्से में लुइस ने डेरियस को दोष देने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे रोक लिया और उसे शांत किया। अब ग्रुप जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी जेनिफर ने देखा कि कोई उन्हें पेड़ों के पीछे से देख रहा है। उसने ये बात डेरियस को बताई। डेरियस उस ओर देखने लगा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। अब सब लोग डरे और उदासी में थे। फिर उन्होंने मरे हुए गैरी के शरीर को अलविदा कहा और जेनिफर ने लुइस को भरोसा दिलाया कि उसके साथी को बाद में सही ढंग से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। कुछ घंटे बाद ग्रुप जंगल में ही था और रात भी हो चुकी थी। चूंकि वे रास्ता भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने जंगल में ही कैंप लगा लिया और आज की रात वहीं बिताने का फैसला किया। लेकिन रात के बीच अचानक कुछ अजीब आवाज सुनकर जेनिफर उठ गई। बिजली की चमक के साथ बाहर कुछ दिखाई दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के डर और उलझन के बाद वो वापस सो गई। अगली सुबह जब ग्रुप वापस निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उन्होंने देखा कि एडम की गर्लफ्रेंड मिली गायब थी। ये देखकर सब कैंप के आसपास उसे ढूंढने लगे। इसी बीच एडम ने देखा कि वे जिस जगह सोए थे वो पुराने कब्रिस्तान के पास थी और वहीं मिली को ढूंढते हुए डेरियस की नज़र एक पुरानी टेबल स्टोन पर पड़ी। उस पर 1859 की तारीख लिखी थी और बताया गया था कि कई परिवार वहीं दफन हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी अपने कैंप की ओर लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अब ना तो उनके फ़ोन मिले और ना ही मिले। तभी जेनिफर ने बताया कि उसे रात में किसी को देखा था, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी कि कौन था। ये सुनकर एडम अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता में उसे ढूंढने जंगल में गया और सब उसके पीछे चले गए। उन्होंने जंगल में मिली को जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए ढूंढना शुरू किया। तभी जेनिफर और एडम की नज़र पेड़ के पीछे रूथी पर पड़ी। एडम ने सोचा कि ये लड़की कुछ जानती है और दौड़कर उसका पीछा किया, लेकिन किसी वजह से वो गिर पड़ा। तभी सबने देखा कि एडम जंजीरों में फंसा हुआ था और कोई उसे खींच रहा था। उन्होंने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी अज्ञात शक्ति के जोर से खींचकर एक अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। डेरियस ने देखा कि यह गड्ढा शायद पुराने खदान की ओर जाता है और दोस्त को बचाने के लिए नीचे जाने लगा। लेकिन जेनिफर ने जोर देकर चेताया कि कोई उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें तुरंत यहां से लौटकर मदद लानी चाहिए। फिर जेनिफर ने वो जगह मार्क की और सब वहां से जाने लगे। कुछ मिनट बाद उन्हें जंगल में एक पुराना केबिन मिला। केबिन के अंदर उन्होंने कई सामान, उपकरण और पुराने एडवेंचरर्स लोगों के फोन देखे। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। डर के मारे वे छिप गए और देखा कि दो लोग कैमोफ्लाज कपड़े और जानवर की खोपड़ी के मास्क पहनकर एडम को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। ये देखकर डेरियस ने हथियार उठाया और उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। बाकी दो लोग भी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे लोग किसी भाषा में बोल रहे थे जिसे ग्रुप समझ नहीं पा रहा था। तभी एडम को होश आया और उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर पीछे से एक आदमी पर हमला किया। गुस्से में उसने उसे मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग उसके गर्लफ्रेंड मिली को गायब करने में शामिल थे। उसके साथी को मारते देख दूसरा आदमी डर के मारे वहां से भाग गया। कुछ ही मिनट बाद मिली सामने प्रकट हुई। उसने सबको समझाया कि उसने कुछ अजीब चीजें देखी थी, इसलिए वो डर कर जंगल में छिपी हुई थी। इसके बाद ग्रुप जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ते में डेरियस एक जाल में फंस गया और उसके कंधे पर चोट आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह बहुत खतरनाक है, तो वे जल्दी जल्दी वहां से जाने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई आदमी उनके बहुत पास छुपा हुआ था। जैसे ही वे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, लुइस को किसी ने पकड़ लिया। बाकी लोगों ने देखा कि वो गायब हो गया था। तभी जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। उसी समय एडम ने देखा कि कई लोग उन्हें घेर चुके हैं। डर के मारे उसने भागने का आदेश दिया। डेरियस और जेनिफर भी भागे, लेकिन मिली एक गड्ढे में गिर गई और लकड़ी की कील से बुरी तरह घायल हो गई। एडम उसके पास आया, लेकिन मदद करने के बजाय उसने उसे वहीं छोड़ना जरूरी समझा। तभी मास्क पहने एक आदमी आया और मिली को मार डाला। अब एडम जंगल में भागते हुए गिर पड़ा और मास्क वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं कपल चट्टानों के बीच छिप गया, लेकिन थोड़ी देर बाद डेरियस को भी पकड़ लिया गया और जेनिफर वहीं अकेली रह गई। उसी समय एक मास्क वाला आदमी उसके पीछे आया और उसे बेहोश कर दिया। अब सीन कटकर स्कॉट के घर आता है। वो परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था और सोच रहा था कि जेनिफर का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। उसकी पत्नी ने कहा कि वो शायद बिजी हो। इस पर स्कॉट ने जेनिफर के लिए वॉइसमेल छोड़ दिया, पूरी तरह अनजान कि उसकी बेटी के साथ कुछ भयानक हो चुका है। इसी बीच जेनिफर ने होश संभाला। उसने पाया कि उसे एक तहखाने में जंजीरों से बांधा गया था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एडिथ अचानक उसके सामने आई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम खाना और पानी चाहती हो तो चुप रहना होगा। जेनिफर की आंखों में आशा और डर का मिश्रण था। उसने रोते हुए अपने भाग्य पर भरोसा खो दिया, ये सोचकर कि उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या भयानक होगा। कुछ देर बाद जेनिफर के लिए खाना और पानी नीचे की ओर भेजा और फिर एडिथ ने उसके लिए सीढ़ी नीचे की, जिससे जेनिफर बाहर आई। वहां उसने राहत की सांस ली। उसके दोस्त बाहर थे, लेकिन राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जल्दी ही सभी को हुड पहनाकर एक और जगह ले जाया गया। जेनिफर ने फैब्रिक के छोटे छेद से झांक कर देखा कि उन्हें जंगल के बीच छुपे एक रहस्यमय गांव में ले जाया जा रहा है।
वहां लोग व्यस्त दिखाई दे रहे थे और मास्क पहने हुए गार्ड्स गांव की सुरक्षा कर रहे थे। फिर सभी को एक छोटे चैपल जैसी इमारत में ले गए। अंदर आते ही उन्हें घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने इस गांव के रहस्यमय आदमी वेनबल से सामना किया। वेनबल, जो इस गांव का चीफ था, सीरियस आवाज में बोला, तुम्हारा फैसला जल्दी ही सुनाया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे किए हुए कानूनी अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एडम और लुइस बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत रोक दिया जाता है और सिर्फ जेनिफर को ही बोलने की अनुमति दी जाती है। जेनिफर हिम्मत जुटाकर पूछती है, हमारा अपराध क्या है? वेनेबल ने बिना कुछ कहे पास खड़े मॉर्गन की ओर इशारा किया। मॉर्गन का चेहरा सीरियस हो गया। वो धीरे धीरे बताने लगा, हमने तुम्हारे दोस्त को अपने जाल में बेहोश पाया था। हम तो बस उसकी मदद के लिए उसे उठाकर अपने गांव ला रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाकी दोस्तों ने हम पर हमला कर दिया और उस हमले में मेरा अपना भाई मारा गया। जेनिफर ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वे अच्छे लोग थे। एडिथ पूछती है कि क्या सच में एडम ने उसके भाई को मारा है। जेनिफर ने अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए कहा कि उसने नहीं मारा। फिर वेनेबल ने रूथी से पूछा, जो जंगल में उस वक्त घूम रही थी। उसने कहा कि हाँ, एडम ने मॉर्गन के भाई को मारा। जेनिफर ने बचाव में कहा कि एडम ने अपनी जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में मारा, लेकिन चीफ ने एडम को दोषी ठहराया और उसे मार डालने की सजा दी। जब उसे ले जाकर सजा देने वाला था, एडम ने जंजीरों से खुद को तोड़ लिया और रूथी को पकड़कर आजादी की मांग की। वेनेबल उसके पास आया और कहा कि अब उसे अपने अपराध की कीमत चुकानी होगी। एडम ने उसे गाली दी। तभी रूथी ने अपनी छोटी चाकू से उसके पैर में वार किया और अब वो मौत के लिए बंध गया और वहीं बाकी ग्रुप को झूठा गवाह साबित कर दिया गया और उन्हें अंधकार में रहने की सजा दी गई। फिर एडम को बांधकर सजा देने के लिए ले जाया गया। जब वेनेबल ने पूछा कि सैमुअल की हत्या कैसे हुई, जेनिफर ने साहस जुटाकर मृतक के परिवार को सच बताया। वेनेबल ने उसकी बात सुनकर एक मुद्रा अपनाई। फिर उसने लकड़ी के एक टुकड़े से उसी तरह प्रहार किया जैसे एडम ने मॉर्गन के भाई को मारा था। इसके बाद तीनों के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें अंधा बना देने की सजा सुनाई गई। सबसे पहले लुइस को अंधेरे वाले सेल में फेंक दिया गया। जेनिफर ने इस दृश्य को देखकर गहरी सांस ली और धीरे से बोली, हम शायद गांव के लिए कुछ काम आ सकते हैं। उसने अपना साहस जुटाते हुए कहा, डेरियस में ऐसे गुण हैं जो गांव की मदद कर सकते हैं और मैं स्वस्थ हूँ, मजबूत बच्चे पैदा कर सकती हूँ। इसे इस गांव की परंपरा जारी रहेगी। जेनिफर की यह बात सुनकर डेरियस के दिल में भारीपन छा गया। वो दुखी था, लेकिन उस वक्त वो जेनिफर को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में पहचान नहीं सकता था। वेनेबल ने पूछा कि क्या वे गांव के प्रति वफादार रहेंगे। जेनिफर और डेरियस ने हाँ कहा। वेनेबल ने उनके जवाब सुनकर चेतावनी दी कि बिना मौत का सामना किए उनका कोई बचने का रास्ता नहीं। फिर जेनिफर और उसके दोस्त मरे हुए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और धीरे धीरे उन्हें उस गांव का हिस्सा बनना पड़ा। इसके बाद जेनिफर को एक घर में ले जाया गया और उसे एक आदमी के हवाले किया गया। जल्दी ही उसने जान लिया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वेनेबल था, गांव का चीफ और बिना पत्नी वाला। जेनिफर ने अपनी समझदारी से उसकी इच्छा का सम्मान किया और झूठ बोलकर सहयोग दिया ताकि उसकी जान और उसके दोस्तों की सुरक्षा बनी रहे। प्रेजेंट टाइम में स्कॉट अभी भी अपनी बेटी की तलाश में था और उस टाउन में रुका हुआ था। रात के खाने के समय मिस एलन उसके पास आई और उसे बातचीत करने लगी। फिर उसने सच कबूल किया कि उसने उसकी बेटी और उसके दोस्तों को देखा था और बताने लगी कि उसने नौजवानों को ट्रेल पर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि जंगल के अंदर लोग रहते हैं। स्कॉट ने पूछा कि ये लोग कौन हैं। एलन ने कहा कि इन्हें फाउंडर्स कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कौन हैं और क्या करते हैं। वो बताती है कि सालों पहले कई परिवार दुनिया के सामने मरे हुए बोलकर जंगल में रहने चले गए थे क्योंकि वे टेक्नोलॉजी से हुए विनाश से डरते थे। वे अपने जीवन को बचाना चाहते थे और मानते थे कि आज का समाज कभी भी खत्म हो जाएगा और आगे जाके उनका तरीका नए राष्ट्र के निर्माण में आधार बनेगा। एलन आगे बताती है कि वे गांव वालों को परेशान नहीं करते और केवल अपने इलाके में रहते हैं, लेकिन एक चेतावनी दी कि अगर लोग मार्ग ट्रेल से बाहर गए तो वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। स्कॉट पूछता है कि क्यों कोई कुछ नहीं करता या अधिकारी को सूचना नहीं देता। एलन कहती है कि वे इस झमेले में शामिल होकर परेशानी नहीं चाहते। फिर एलन वहां से चली जाती है और वही रोड्स बहुत ध्यान से स्कॉट को देख रहा था। बाहर से निकलते ही स्कॉट रोड्स के गुंडों द्वारा घेर लिया गया। वे उसे धमका रहे थे कि वो अपनी बेटी की खोज बंद कर दे क्योंकि उनका कहना था कि जेनिफर मर चुकी होगी। तभी सड़क पर एक पुलिस कार गुजरी, लेकिन जैसे ही पुलिस चीफ ने स्कॉट और गुंडों को देखा, उसने बस एक नजर डाली और आगे कुछ नहीं किया, जैसे सब कुछ उसके सामने सही ही हो रहा। फिर स्कॉट को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो बेहोश हो गया। अगले दिन स्कॉट की हिम्मत फिर भी कम नहीं हुई। उसने ठान लिया कि चाहे एलन कुछ भी कहे, वह जंगल में जाकर जेनिफर को ढूंढेगा। उसकी यह दृढ़ता देखकर एलन घबराई। उसकी जान की चिंता उसे रोक नहीं पाई, लेकिन उसने मदद करने का फैसला किया। उसने स्कॉट को उस इलाके के जानकार शिकारी के पास ले गए। फिर स्कॉट की मुलाकात शिकारी से हुई, जो एलन का भतीजा था। शिकारी मदद करने को तैयार था, लेकिन उसने पैसे मांगे ताकि वो अपने छोटे बेटे को इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित निकाल सके। स्कॉट ने नए उपकरण लिए और फिर शिकारी हुए उसका साथी के साथ जंगल में प्रवेश किया। शिकारी हर कदम पर सतर्क रहा, उन्हें जाल और छिपे हुए खतरों से बचाता रहा।
लेकिन आगे चलते हुए शिकारी का साथी एक जाल में गिर गया। जैसे ही स्कॉट और शिकारी उसे बचाने आए, ऊपर से एक घातक जाल अचानक सक्रिय हो गया। भयानक हादसे में शिकारी और उसका साथी वहीं मारे गए। केवल स्कॉट ही किसी तरह अपने आप को बचा सका। फिर स्कॉट ने शिकारी की बंदूक ली और अकेले पहाड़ की ओर बढ़ गया। रात ढलते ढलते उसे जंगल में एक छिपा हुआ गांव दिखाई दिया, पर जैसे ही उसने पास जाकर देखा, तभी 2 मास्क पहने रक्षक अचानक उसे घेर कर बेहोश कर दिया। जब स्कॉट ने होश संभाला तो पाया कि वो गांव के एक हिस्से में था और सामने डेरियस खड़ा था, यही व्यक्ति जिसने उसे बेहोश किया और उसे यहाँ लाया था, और उसके चारों तरफ कई लोग घेर कर उसे देख रहे थे। स्कॉट ने तुरंत हथियार निकाल लिया, डरते हुए कि कोई हमला कर सकता है। लेकिन तभी दूर से किसी ने उसके हाथ में तीर मार दिया और उसे हथियार से वंचित कर दिया। और तभी जेनिफर उसके सामने आई। उसने बताया कि अब वो और डेरियस उसे नहीं पहचानते और वो अब इस गांव की एक योद्धा बन चुकी है। तभी वेनेबल स्कॉट के सामने आया। स्कॉट ने पूछा, तुमने जेनिफर के साथ क्या किया? लेकिन वेनेबल ने क्रूरता से कहा, जो महिला तुम्हारे सामने है वो अब तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। फिर उसने भयावह अंदाज में चेतावनी दी, और तुम्हारी मौत सुबह तक तय है। तुम्हारा केवल ये अपराध है कि तुम इस गांव में घुस आए। थोड़ी देर बाद जेनिफर ने मौका पाकर अपने पिता को आजाद किया। असल में वह अब तक केवल दिखावा कर रही थी। उसका उद्देश्य हमेशा से ही फाउंडर्स से बचना था। इसके बाद वे डेरियस के घर गए और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन डेरियस ने कहा कि यही अब उसका घर है और उनके साथ जाने के लिए इनकार कर दिया। ये देखकर पिता और बेटी चोरी छिपे वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वे गेट तक पहुंचे, देखा कि वो बंद था। तभी रूथी आई और जेनिफर से कहा कि वो एक दूसरा रास्ता जानती है। रूथी ने उन्हें अंधेरे से भरे एक सेल तक पहुंचाया और बताया कि वहीं से हॉल के नीचे एक सुरक्षित रास्ता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और वहां से चली गई। वे दोनों अंधेरे सेल के अंदर रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक मॉर्गन घायल महिला को लेकर उनके सामने आए। उसे देखकर जेनिफर ने डर के मारे उसे मार दिया और पिता के साथ अंधेरे सेल में घुस गए। वहां सजा पाए और अंधे बनाए गए कैदी अभी भी जीवित थे, और वही जेनिफर ने अपने पुराने दोस्त लुइस को पाया और दुख के मारे उसकी सहनशीलता खत्म कर दी। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर का रास्ता देखा, लेकिन छोटे गहरे गड्ढों और कई सुरंगों ने रास्ता चुनौतीपूर्ण बना दिया। तभी अचानक एडिथ ने उन पर हमला किया, लेकिन जेनिफर ने उसे और खुद को गड्ढे में गिरा दिया, जिससे एडिथ बेहोश हो गई। जब जेनिफर रास्ता ढूंढ रही थी, तभी अचानक एक और आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेनिफर ने बिना हिचकिचाए तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने चाकू से उसे मार गिराया। स्कॉट ने अपनी बेटी को ढूंढ लिया और उसे जोर से गले लगा लिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वे अभी भी शिकार किए जा रहे थे और अब स्कॉट के पास गोली नहीं बची थी, इसलिए जेनिफर ने 2 तेज और सटीक तीरों से अपने दुश्मनों को रोक दिया। फिर दोनों जंगल की ओर भाग पड़े। कुछ देर बाद रोड्स के लोग उन्हें घेर चुके थे। अब बाप बेटी को लगा कि अब उनका अंत आ गया है, लेकिन रोड्स ने उन्हें समझाया कि उसने उस दिन स्कॉट को बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। तभी अचानक हमला हुआ, जिससे जेनिफर घायल हो गई। ये देखकर स्कॉट ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक दुश्मन को मार गिराया। फिर वे दोनों गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन वहीं रोड्स ने मोलोटोव कॉकटेल फेंका। आग और खतरे के बीच उन्होंने साहस दिखाया और आखिर में उस खतरनाक जंगल से सफलतापूर्वक भाग निकले। कुछ महीनों बाद उनका जीवन फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन एक दिन जेनिफर अपने काम से घर लौटी और देखा कि वहां वेनेबल, रूथी और फाउंडर्स के कुछ लोग मौजूद थे। वेनेबल ने उसे गर्भवती देखकर बधाई दी। अब जेनिफर को समझ आ गया कि वेनेबल उसके परिवार को मारकर उसे यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहता है, इसलिए उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए समझौता किया। उसने वेनेबल से कहा कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन बदले में स्कॉट और उसके परिवार को सुरक्षित छोड़ना होगा। वेनेबल ने उसकी शर्त मान ली। इसके बाद तीनों घर से बाहर निकले। जेनिफर अपने खतरनाक जीवन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके अंदर की योद्धा अभी भी जिंदा थी। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों को मार गिराया। फिर उसने रूथी को अपने साथ लिया और अब दोनों शांति और सुरक्षा के साथ अपने नए जीवन की तैयारी करने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।